मेरे प्यारे शिष्य, पिछले क्लास में आप सेक्शन बी पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बचा हुआ रह गया था। आज हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर अगले क्लास से सेक्शन सी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, क्या बचा हुआ रह गया था देखते हैं। टाइप 1, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में आपको रेशियो लिखना है और लेवल 2 में रेशियो लिखा हुआ उससे तुलना कर देना है, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना, इस तरह से कर देना है। तो अब जरा सीखते हैं। करा एक बांस का 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल, 1/3 भाग पीला, शेष बिना रंगा है। तो आपसे पूछ रहा, हरा, लाल, पीला तथा बिना रंगा बांस की लंबाई का अनुपात क्या होगा? हरा, लाल, पीला, बिना रंगा, कलरलेस। अब इसका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा एक बांस का 1/5 भाग हरा है, एक बांस का 1/5 भाग हरा है, मतलब बांस के कुल लंबाई का 1/5 हरा है। तो हम बोले कि यहां पर सबसे पहला जरूरत किसका है? तो सबसे पहला जरूरत है बांस की कुल लंबाई पता होना। तो जिसका जरूरत होता है उसके लिए आप एलसीएम ले लेते हैं। तो बोले 5, 4, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 60, यानी बांस की कुल लंबाई है 60, जिसमें कह रहा 1/5 भाग हरा है। तो 60 का 1/5, 5 से 60 कट जाएगा 12 बार। आगे कह रहा 1/4 भाग लाल है, तो 60 का 1/4 निकालिएगा 4 से 15 बार। आगे लिखा है 1/3 भाग पीला, तो 60 का 1/3 20। आगे कह रहा है शेष बिना रंगा है। तो आप बोलिए शेष बचा कितना? तो 15, 12, 27, 27 और 20, 47। तो अब शेष बच जाएगा 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12, 15, 20, 13। 12, 15, 20, 13। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, उसी तरह से अब सभी आप कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। करा एक ब्राह्मण दल ने अपने टूर की 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से, 1/15 बस से। तो बोलिए यहां पर लिखा हुआ है नाव, ट्रेन, बस। करा ब्राह्मण दल ने अपने टूर की 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से, 1/15 बस से तथा बची हुई दूरी को पैदल तय की। जो शेष बच गया उसको कह रहा है कि उन्होंने पैदल यात्रा तय की। तो बताएं कि नाव, ट्रेन, बस तथा पैदल की दूरी का क्या अनुपात है? अब जल्दी से आपको रेशियो लिखना है। तो कह रहा है एक ब्राह्मण दल ने अपनी टूर की 1/3 दूरी नाव से। टूर का मतलब टोटल जो टूर पर जो भी दूरी तय की है उसका 1/3 नाव से, यानी हमें कुल दूरी चाहिए। तो सबसे पहले सबका एलसीएम लीजिए। तो 3, 15, 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो टोटल दूरी तय किया है 15, जिसमें कह रहा है 1/3 दूरी नाव से, तो 15 का 1/3 ये हो जाएगा 5। आगे कह रहा है 4/15 ट्रेन से, 4/15, 15, 15 कैंसिल, तो ये हो गया ट्रेन से। कह रहा है 1/15 बस से, 1/15 मतलब एक बस से। अब कह रहा है कि बची हुई दूरी पैदल तय की। तो 5, 4, 9, 1, 10, 5, 15। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 5, 4, 1, 5। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा।
प्रतिशत के रूप में है तो कुल 100 मान के आगे बढ़ लीजिएगा। फ्रैक्शन के नजरिए से अगर उसको देखेंगे तो 1/5 और 3/10, तो फिर 5/10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप 100 मानकर भी बढ़ सकते हैं, या तो फिर भिन्न के रूप में बदलिएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भिन्न के रूप में बदलने में परेशानी है, उसके बाद फिर एलसीएम लेंगे। उससे अच्छा है कि प्रतिशत को 100 मानकर आप आगे बढ़ जाइएगा। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब आइए लेवल 2। लेवल 2 में वही चीज है, सिर्फ निश्चित राशि आया हुआ है तो उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर दीजिएगा तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 4 नंबर। कह रहा ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। कह रहा ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपया मिला। तो अब जल्दी से ध्यान देंगे, ए को कह रहा लाभ का 1/3 यानी टोटल जो लाभ है उसका 1/3। तो सबसे पहला जरूरत होता है उसको हम लोग लिखेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें कुल लाभ ये टोटल प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। तो आप बोलिए कुल लाभ का रेशियो लिखना, सबसे पहला जरूरत कुल लाभ का है। तो जल्दी से आप एलसीएम ले लेंगे। उस एलसीएम को क्या करेंगे, तो जिसका जरूरत पहले पड़ता है उसके स्थान पर रख देते हैं। तो बोलिए 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो कुल लाभ है 12, जिसमें कह रहा है ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। तो 12 का 1/3 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4। आगे लिखा है बी को 1/4 भाग मिला। तो बोलिए 1/4 का मतलब हो जाएगा 3। सी को 5,000 रुपया। तो ये तो 5,000 रुपया निश्चित राशि दिया हुआ है। अब बोलिए यहाँ पर टोटल 12 में से ए ले लिया 4, बी ले लिया 3, तो शेष बचेगा वो सी का हो जाएगा। तो 4 3 7 शेष बचा कितना 5। इधर कह रहा निश्चित राशि में सी को 5,000 रुपया मिला, इधर सी को 5 रुपया मिला। सी का तुलना सी से निकालना है, उसको गुना। पूछ रहा है ए को लाभ के फलस्वरूप कितने मिला, तो ए का तो जल्दी से 4 से गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये 4,000 हो जाएगा। आप यहाँ बिना तुलना किए हुए भी आप कर सकते थे। वहां कह रहा है सी को 5,000 रुपया मिला, इसको 5,000 रुपया बनाने के लिए 1,000 से गुना करिएगा। अब जो भी आपसे पूछा जाएगा उसमें सीधा 1,000 से गुना कर देंगे। तो कुल लाभ पूछ रहा है, सॉरी ए का पूछ रहा है, तो 4 गुने 1,000 यानी आपका आंसर हो जाएगा 4,000। इस तरह से आप कर देंगे। नेक्स्ट, अब इसमें आप सभी प्रश्न को कर लीजिएगा। इसमें अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ पैटर्न बतला देना था। इसको देख लेते हैं। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाइएगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म आ गया है। तो इस वेरिएबल टर्म से आपको डरना नहीं है। ये रहा, कह रहा है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, एक किसान के पास कुल n गाय का एक झुंड है। n अज्ञात है, n का मतलब गाय की संख्या कितना है ये हमें मालूम नहीं है। कह रहा एक किसान अपनी n गायों के एक झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को झुंड का आधा मिलता, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय मिलती है। इसका 4 बेटा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है। किसका आधा झुंड मिलता है? जो टोटल गाय है उसका आधा। तो सबसे पहले कुल गाय की संख्या पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुल गाय पता करिएगा, जो कि वहां लिखा हुआ है n, तो ये तो वेरिएबल टर्म है।
अब हम बोले यहाँ पर जल्दी से सभी का हरों का एलसीएम लीजिएगा। तो आधा का मतलब तीसरा नेत्र से देखेंगे तो 1/2 यानी बट्टा में 2 है। यहाँ 1/4 यानी बट्टा में 4 है। तो 2, 4, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिला तो 20 का आधा 10, दूसरे को 1/4 तो 20 का 1/4 यानी 5। आगे कह रहा है तीसरे को 1/5 हिस्सा, तीसरे को 1/5, 5 से 20 कटेगा 4 बार। आगे कह रहा है चौथे को 7 गाय मिली, ये तो निश्चित राशि दिया हुआ है, चौथे को 7 गाय। इधर बोले 10, 5, 15, 4, 19, बचा कितना 1, तो चौथे को 1 गाय मिलेगा। अब बोलिए चौथा का तुलना चौथा से निकालना है, उसको गुना, तदनुसार n का मान क्या, n का मतलब टोटल गाय की संख्या, 20 से गुना कर दीजिएगा तो 7 दूनी 14, 140। अगर तुलना नहीं करना है तो शेष इधर 7, 7 होने के लिए 7 से गुना, अब जो भी पूछेगा उसमें 7 से, तो टोटल गाय पूछ रहा है तो 20 गुने 7 यानी हो जाएगा आपका आंसर 140। इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए अब आइए टाइप 2। उसमें आपका कुल का दिया हुआ था, इसमें आगे कुल का निकालेंगे लेकिन फिर आगे शेष का लिखा हुआ रहेगा, तो वही चीज है लेकिन इसमें शेष का निकालना रहेगा। लेवल 1 में रेशियो लिखना है, लेवल 2 में निश्चित राशि दिया हुआ, इसका तुलना करना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेशियो लिखने के लिए सीखते हैं। करा मोहन अपनी आय का 1/5 भाग जेब खर्च पर व्यय करता है, शेष का 4/5 भाग अन्य मादों पर व्यय करता है तथा शेष उसके पास बचे रहते हैं। तो कह रहा मोहन अपने आय का 1/5 भाग जेब खर्च पर खर्च करता है। तो यहाँ जेब खर्च, यहाँ पूछा जा रहा मोहन का जेब खर्च, अन्य मादों में व्यय तथा शेष बचे भाग, जेब खर्च, अन्य मादों में व्यय और शेष बचे भाग का अनुपात पूछ रहा है। तो कह रहा मोहन अपने आय का 1/5 भाग जेब खर्च में व्यय करता, अपने आय का मतलब कुल का 1/5, तो सबसे पहले कुल पता करना पड़ेगा, तो 5, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 ही रह जाएगा। अब जरा आगे ध्यान देंगे, कह रहा मोहन अपनी आय का 1/5 भाग जेब खर्च में व्यय करता है, तो इसका 1/5 निकालेंगे तो ये 1 होगा जेब खर्च में। आगे कह रहा शेष का 4/5। अब इसमें जरा ध्यान देंगे, ये जो हमें टोटल आया है, अब इसमें आपका यहाँ पर पूरे कटने वाला नहीं होगा, हमेशा नहीं कटेगा, कभी कटेगा कभी नहीं। क्यों? तो ये जो आप गुना करके लाए हैं टोटल आय, तो अब इसका तो हम 1/5 निकाल लिया, आगे कह रहा शेष का 4/5, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो वो डिजिट छोटा हो गया, इसलिए अब जो शेष बचा है उसका 4/5 भाग निकालेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा कट ही जाए। तो शेष वाला में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी पूरा कट भी जाएगा, कभी नहीं भी कटेगा। नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, एलसीएम से गुना करके उसे सिंपल फॉर्म में बदल दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है शेष का 4/5 भाग अन्य मद पर, तो 5 में से 1 समाप्त हो गया, बचा कितना 4। अब 4 का 4/5, अब तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, तो एलसीएम से यहीं पर गुना करके छोटा कर लीजिएगा। तो बोलिए 1, 1, 5 कैल्शियम 5, तो यहाँ 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ 5 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप बोलिए टोटल आय है 25, जिसमें जेब खर्च पर है 5, तो अन्य पर है 16, तो अब 16, 5, 21, टोटल है 25, तो 25 में से 21 को घटा दीजिएगा तो शेष बच जाएगा 4। अब रेशियो आपसे पूछ रहा मोहन का जेब खर्च, अन्य मद और शेष, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो हो गया 5, 16, 4, 5, 16, 4, तो आपका यह आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा ए 5, 16, 4। नेक्स्ट,
करा एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष राशि का 1/5 भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च व्यय करता है। अब उसके पास शेष बचे रहते हैं, तो बताएं कि कपड़ा, भोजन, यात्रा तथा शेष बचे राशि का अनुपात क्या है। तो आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, कपड़ा, भोजन, यात्रा और शेष, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि इसको लिखते रहेंगे, आप रेशियो यहीं पर भी लिख सकते थे। करा एक आदमी अपनी राशि का 1/3, अपनी राशि का यानी टोटल का, तो सबसे पहले टोटल हमें चाहिए, तो एलसीएम लीजिए। 3, 5, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कोई कॉमन नहीं है, गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। टोटल हो गया 60, जिसमें करा 1/3 भाग कपड़ा पर, तो इसका 1/3 निकालिएगा तो 20। 1/5 भोजन पर, तो इसका 1/5 निकालेंगे 12। और कह रहा है कि बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर, 1/4 का मतलब हो जाएगा 15। आगे कह रहा है शेष बचे रहते हैं, तो शेष बचा कितना, 15, 12, 27, 20, 47, तो अब शेष बच जाएगा 13। तो अब जरा ध्यान देंगे, आपसे वही पूछ रहा है, कपड़ा, भोजन, यात्रा तथा शेष बचे, तो कपड़ा, भोजन, यात्रा, शेष बचे, तो आपका आंसर हो जाएगा 20, 12, 15, 13। 20, 12, 15, 13, तो इस तरह से आंसर आप दे दीजिएगा, आपका आंसर बी हो गया। अब लेवल 2 में निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, उसका तुलना उससे कर दीजिएगा, निकालना रहेगा उसको जल्दी से गुना कर देंगे और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा और भी समझना है यहाँ। ये तो ठीक है कि इस तरह से आप रेशियो लिखिएगा, रेशियो लिखकर फिर जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कर लीजिएगा, निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा, इस तरह से आप कर सकेंगे। लेकिन शेष वाला में जब निश्चित राशि दिया हुआ रहता है तो वहां पर 2 तरह का कंडीशन आता है, उन दोनों के बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो पहले तो आपको रेशियो लिख कर बनाते हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे, फिर कुछ विशेष स्थिति में डायरेक्ट नहीं होता है, उसके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि कब कौन सा रूल अप्लाई करके सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। पुस्तक का 3/8 और शेष का 4/5। पुस्तक का 3/8 मतलब उस पुस्तक में जितने भी पृष्ठ हैं उसका 3/8 भाग पहला दिन पढ़ता है। तो सबसे पहला जरूरत है उस पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ की संख्या पता करना। एक बार फिर से करा एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित है, मतलब पढ़ना अभी भी बाकी है, तो कह रहा पुस्तक के पृष्ठ कितने थे। तो सबसे पहले हमें कुल पृष्ठ पता करना है। सबसे पहले हमें कुल पृष्ठ की संख्या पता करना है। अब कुल पृष्ठ पता चलेगा तभी तो पहला दिन कितना पढ़ा, दूसरा दिन कितना पढ़ा, उसके बाद भी शेष कितना बचा हुआ रह गया। तो अब बोलिए सबसे पहले कुल पृष्ठ की संख्या पता करना है। तो अब बोलिए जल्दी से, बट्टा में 8 है, बट्टा में 5 है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 8 पंचे 40। तो पुस्तक में कुल 40 पृष्ठ है, जिसमें करा 3/8वें भाग को पहले दिन पढ़ा है। तो आप बोलिएगा 3/8, 8 से 40 5 बार, तो 5 तिया 15। आगे कह रहा है कि दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5। तो आप बोलिएगा 40 में से 15 तो पढ़ लिया, शेष 25 बचा। अब 25 का 4/5, तो आप बोलिएगा 20। शेष का
तो अब डायरेक्ट बोलिए, 40 में से 15 हटा दिए 25 बचा, 25 का 4/5, 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो 5 चौका 20, इस तरह से 20 हो गया। यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित रहे, ये निश्चित राशि आपका दिया हुआ, 30 पृष्ठ अपठित यानी शेष पढ़ना बाकी रह गया। इधर बोलिए पहला दिन दूसरा दिन पढ़ा, उसके बाद शेष कितना पढ़ना बाकी रह गया, तो 20 और 15 हो गया 35, तो 40 में से 35 घटा देंगे तो ये बच गया 5। उधर 30 पृष्ठ अपठित है, यहाँ 5 पृष्ठ अपठित है, निकालना है उसको गुना करिएगा, तो पुस्तक के पृष्ठ कितने थे, मतलब टोटल पृष्ठ की संख्या पूछा जा रहा है, तो 4 से। अगर तुलना नहीं करिएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 30 में 5 से भाग देंगे तो 6, अब जो भी पूछेगा उसमें 6 से टोटल, तो 6 चौका 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 240। इस तरह से आप आंसर बोल दीजिएगा। ये तो ठीक है कि ऐसे बनेगा, परंतु जब शेष का कहेगा तो इसमें 2 कंडीशन आता है। ये जो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा ना, वो अगर शुरू का दिया रहेगा या कभी अंतिम का दिया रहेगा, शुरू का दिया रहेगा तो अंतिम वाला पूछेगा, अगर अंतिम का निश्चित राशि दिया रहेगा तो शुरू वाला आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अंतिम वाला 30 पृष्ठ पढ़ना शेष बाकी रह गया, सबसे लास्ट वाला दिया हुआ है और पूछ रहा है पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ है, यानी सबसे शुरू वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ लास्ट वाला दिया हुआ तो शुरू वाला पूछ रहा है, अगर शुरू वाला दिया हुआ रहता तो लास्ट वाला पूछता। ऐसा रहता है कब, जब आपका शेष का अगर इस तरह का प्रश्न रहता, उसमें ही हमेशा ऐसा रहता है। और जब ऐसा रहे तो आप रेशियो नहीं लिखिएगा। रेशियो लिखने के लिए ठीक है, रेशियो लिखकर आप सोल्व कर दिए, लेकिन रेशियो लिखने में आप जितना दिमाग लगाए उससे पहले ही आपका सोल्व हो जाएगा। इसलिए जब भी शेष का लिखा रहे, वैसे स्थिति में देखेंगे कि आपका निश्चित राशि कब का दिया हुआ है, शुरू वाला दिया हुआ है या अंतिम वाला दिया हुआ है, किसी का भी रह सकता है। अगर शुरू वाला दिया रहेगा और सबसे अंतिम के बारे में पूछा जाएगा तो भी डायरेक्ट बनेगा, या तो निश्चित राशि सबसे अंतिम का दिया रहेगा और सबसे शुरू वाला पूछा जाएगा तो भी डायरेक्ट निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा तो जरा सीखते हैं, और कब नहीं निकलेगा उसको भी जरा देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न ठीक है रेशियो से सॉल्व कर दिए, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपका अंतिम वाला दिया हुआ है, कुल पृष्ठ यानी शुरू वाला पूछ रहा है तो डायरेक्ट कर लेंगे। तो पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ थे, मान लेते हैं x, मान लेते हैं कुल x पृष्ठ थे। अब देखिए हम कर कैसे देते हैं। अब बोले कि जब भी x मानिएगा, शुरू में ही बोले थे कि जब भी कोई वेरिएबल टर्म अगर आप कुछ भी मानते हैं, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो अलजेब्रा पढ़िए या ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए या मेंसुरेशन पढ़िए या अर्थमेटिक पढ़िए, चाहे जो भी आप पढ़िए, अगर कोई वेरिएबल टर्म आप मान लेते हैं तो अब आप एक ही चीज सोचेंगे कि ये इक्वेशन में कैसे परिवर्तित होगा। जब भी आप कोई वेरिएबल टर्म मानते हैं तो हमेशा माइंड में एक ही बात लाना है अब कि ये इक्वेशन में कैसे बदलेगा। अगर इसको इक्वेशन में बदल दिए तो ये वेरिएबल टर्म जो माने हैं उसका वैल्यू निकल जाएगा और बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अब दिमाग में कुछ भी नहीं आपको सेट करना, सीधा x मान लिए हैं तो इक्वेशन में बदलना है। तो अब इक्वेशन में बदलने का मतलब दो राशि को आपस में बराबर करना। तो दो राशि को जब बराबर करिएगा तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या बराबर किया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर कुल पृष्ठ x माने हैं और यहाँ कह रहा है कि उसके 30 पृष्ठ अपठित है। तब बोलिए यहाँ पढ़ना शेष बाकी रह गया 30 पृष्ठ, तो अब इसी को आप इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहाँ शेष है 30, इधर टोटल है x, अगर इसको शेष में अगर आप बदल लेते हैं तो ये भी है शेष, अगर ये भी बन जाए शेष के रूप में तो फिर ये दोनों को बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब सीधा एक ही चीज सोचना है
तो कह रहा एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक को 4/5वें भाग को पढ़ता है। तो जो पढ़ता है वो हमें नहीं चाहिए, शेष वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ शेष है तो इधर भी शेष करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो कह रहा एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8 भाग को पढ़ा तो शेष बचा कितना? तो भिन्न के रूप में टोटल 1 होता है, जिसमें 3/8 पढ़ लिया तो शेष बचा कितना? तो इसको घटा देंगे। तो अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश को घटा देते हैं, सिखा चुके हैं। 8 में से 3 घटाइएगा 5/8, लेकिन अब बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, सीधा आप डायरेक्ट देखेंगे 3/8 भाग पढ़ लिया तो नहीं पढ़ा कितना? तो हम बोले कि 8 में से 3 को घटा देंगे तो सीधा बोलेंगे 5/8। अब इतना शेष बाकी है। कह रहा दूसरे दिन शेष पुस्तक का यानी जो ये बचा हुआ उसका 4/5 भाग पढ़ता है, तो नहीं कितना पढ़ा? तो 4/5 भाग पढ़ लिया तो 1/5 भाग नहीं पढ़ा, तो इसका 1/5 भाग। अब कह रहा यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित है, यहां पर अपठित इतना, इधर 30 पृष्ठ अपठित है, अब दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, तिरछा गुना करिएगा तो x बराबर 8 तिया 24, तो आपका आंसर हो जाएगा जल्दी से 240। इस तरह से आप बोल दीजिएगा। तो जब भी शेष के बारे में लिखा हुआ रहे और निश्चित राशि शुरू वाला दिया रहे या तो अंतिम वाला दिया रहे, अगर शुरू वाला दिया रहेगा तो अंतिम के बारे में पूछेगा, अगर अंतिम वाला दिया रहेगा तो शुरू वाला के बारे में आपसे पूछेगा। तो चलिए इस तरह से कर दीजिएगा। अब आप सीख गए तो अब रेशियो से नहीं करना, अब डायरेक्ट देखिए इसको भी हम कर रहे हैं, बाकी फिर आप कर लीजिएगा खुद से। एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है। अब उसके पास 100 रुपया बचे हैं, तो शेष बचा हुआ है 100। प्रारंभ में उस आदमी के पास कितनी राशि थे? तो प्रारंभ वाला हम मान लेते हैं 100। अब शेष पता करना है क्योंकि शेष वाला ही 100 दिया हुआ है, तो ये शेष बराबर शेष करना होगा। तो फटाफट बढ़िए। एक आदमी अपने राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च किया तो बचा कितना? 1/3 खर्च हो गया तो 2/3 बच गया। घटाने का तरीका सिखा दिए थे। शेष राशि का 1/5 भोजन पर, अब ये जो शेष बचा इसका 1/5 भोजन पर खर्च किया तो बचा कितना? 4/5। आगे कह रहा बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है, तो शेष बचा कितना? तो 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4 बचेगा। तो इधर आपका इतना बच रहा और इधर इतना बच रहा, दोनों तो शेष ही है इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। इससे ये हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा और ये 2 से काटिएगा 50, तिरछा गुना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 250। तो आपका आंसर इस तरह से दे दीजिएगा। रेशियो लिखेंगे तो सोल्व होगा, लेकिन जितना देर में रेशियो लिखने में उलझिएगा उससे आसानी से कर सकेंगे। इसलिए जब भी इस तरह का प्रश्न शेष से रिलेटेड रहे तो रेशियो लिखकर परेशान नहीं होइएगा। लेकिन इसमें भी रेशियो लिखना पड़ता है, परंतु कब? तो जब शुरू का निश्चित राशि ना दे करके निश्चित राशि कहीं का दिया रहे, या तो पूछेगा वो जैसे तैसे करके, या तो निश्चित राशि जैसे तैसे दिया रहेगा और पूछेगा सीधा साधा, जैसे हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं तो ये तुरंत पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये भी बना लीजिएगा। अब यहां पर इस प्रश्न को देखिए, कह रहा एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यहां तक पढ़े तो यह पता चला कि हमें x मानकर जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अब निश्चित राशि देखिए किस रूप में दिया हुआ है। तो कभी निश्चित राशि है जो अलग रूप में दिया रहेगा, कभी पूछा जाएगा अलग रूप में। तो अब आपको समझना, देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप कह रहे थे दोनों के भागों का अंतर 36 है, दोनों के भागों का अंतर 36 है। अब यहाँ पर पहला भाग निकालेंगे, फिर दूसरा भाग निकालेंगे, फिर उन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो पहले x माने तो पहला भाग उसका 3/8, फिर अब दूसरा भाग निकालिएगा तो उसका, फिर उसका निकालेंगे, फिर उसका अंतर करेंगे तो x मानेंगे। तो ये बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन बन जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो जब कभी भी आपका निश्चित राशि जैसे तैसे करके घुमा फिरा कर दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट शुरू वाला या अंतिम
अंतिम वाला नहीं दिया हुआ रहेगा, मिक्स करके दिया हुआ रहेगा, या तो पूछा जाएगा मिक्स करके, तो वैसे स्थिति में आपको एक्स मानकर इस तरह से नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट रेशियो लिख लेना है और रेशियो लिख करके करना है। तो यहां पर आप फंस जाते, उससे करते तो परेशान हो जाते होता, लेकिन इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि सॉल्व करते करते आप परेशान हो जाते। तो ऐसे स्थिति में रेशियो लिख दीजिएगा। तो अगर एक व्यक्ति को कुल धन का, सबसे पहले तो हमें टोटल धन मालूम होना चाहिए, तो बोलिए 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। कर एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 का मतलब यहाँ 8 कैंसिल, तो ये हो गया 3, तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8, इसके साझेदार पार्टनर को शेष का 3/8, तो 8 में से 3 समाप्त हो गया, बचा शेष कितना 5 का 3/8। अब एलसीएम से यहां पर गुना कर लेना पड़ेगा, तो 8 से गुना करिए तो 8 कैंसिल, यहाँ 8 से गुना, यहाँ 8 से गुना। अब ध्यान दीजिए, अब शेष का जरूरत पड़ता तो हम शेष का रेशियो लिखते, लेकिन शेष का जरूरत नहीं पड़ेगा तो रेशियो लिख करके क्यों परेशान होते रहेंगे। तो आगे जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं लिखेंगे। अब निश्चित राशि का रहा, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है, यहाँ देखिए दोनों के भागों का अंतर है 8 तिया 24, 5 तिया 15, यानी अंतर है 9 का। निकालना है, उसको गुना करिएगा। कुल धन कितना था तो 8 64 से गुना कर दीजिएगा, तो इससे कट जाएगा 4 बार, तो 64 गुने 4 256, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से आप कर दीजिएगा। तो ये रहा। तो शेष वाला में कब आपको डायरेक्ट करना है, कब रेशियो लिखकर करना है, ये आप सीख गए। निश्चित राशि जैसे तैसे घुमा फिरा के दिया हुआ रहे, या तो पूछा जाए घुमा फिरा के, दोनों में से कोई स्थिति रहे, तो वैसे स्थिति में आप पहले रेशियो लिख लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे निकालना रहेगा, उसको गुना। अगर ये नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। वहां का अंतर 36 का है, यहाँ अंतर आपका 9 का है, तो 9 से 36 में भाग दीजिएगा 4, जो भी पूछेगा 4 से गुना। पूछ रहा है कुल धन, तो 64 गुने 4 यानी 256, डायरेक्ट ही बोलिए। तो आपका अपना चीज है, बड़ा डिजिट रहेगा तो डायरेक्ट सोच नहीं पाइएगा, तो तुलना कर लिया, छोटा रहे तो डायरेक्ट ही कर लीजिएगा। तो ये बात आप जान गए। अब देखिए ये वाला कह रहा है, यदि पुत्र को 6400 रुपया मिला तो राम की कुल संपत्ति, तो राम शुरू वाला दिया, शुरू पूछ रहा है और अंतिम वाला दिया हुआ, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। यहां भी देखिए निश्चित राशि है, जो अंतर दिया हुआ है, यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर है, तो इसको भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको रेशियो लिखना पड़ेगा। रेशियो लिख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरह से अब ये कर एक व्यक्ति के संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है, अंतिम शेष का 1/3 भाग पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपया मिला हो तो व्यक्ति की कुल संपत्ति थी। तो देखिए शुरू वाला पूछ रहा और अंतिम वाला दिया हुआ, तो ये भी डायरेक्ट आपसे हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा परेशानी होगा, इसमें रेशियो लिख लेना ज्यादा अच्छा है। कह रहे एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति को अपनी पत्नी को, शेष का 2/3 भाग अपने 3 बेटों को बराबर बराबर, 3 बेटा में बराबर बराबर दिया, 3 बेटा को बराबर बराबर। अब कह रहा शेष अपनी 4 पुत्री को बराबर बराबर, 4 पुत्री में बराबर बराबर बांटना है, तो 4 से हर में भाग देना पड़ेगा सभी में। तो अब कह रहा है कि पुत्री को 18,000 रुपया मिला हो, एक पुत्री को 18,000 है, प्रत्येक पुत्री को 18,000, तो सबसे पहले कुल पुत्री में 4 से भाग देंगे तो प्रत्येक पुत्री निकलेगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए में रेशियो से लिखना ज्यादा अच्छा है। प्रत्येक पुत्री का भाग कितना, ये आपसे प्रत्येक पुत्र का, देखिए दिया हुआ है पुत्री का, और शुरू वाला ना पूछ के आपसे पूछा जा रहा प्रत्येक पुत्र का भाग क्या, और पुत्र वाला बीच में है, तो बीच वाला निकालिएगा तो परेशान हो जाइएगा। तो ये तुरंत आपको समझ में आएगा कि करने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें परेशानी होगा, इसलिए इसको भी डायरेक्ट रेशियो से कर लीजिएगा। रेशियो से कैसे करिएगा, एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को
आधी का मतलब 1/2, शेष का 2/3 भाग 3 बेटों में, तो वहां पर आधी का मतलब 2/2, यहाँ 2/3, तो 2 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। तो अब बोलिए कुल संपत्ति हो जाएगा 6। ऐसे तो 6 से भी और कुछ आगे जाएगा, इसलिए अब कह रहा है 3 बेटों में बराबर बराबर बांटा तो फिर 2/3 आएगा, फिर 4 पुत्री में बराबर बराबर बांटा तो फिर 2/4 जाएगा, तो फिर अब 2 3 3 4 का एलसीएम लेना था, लेकिन उतना आप नहीं सोच सकते हैं, इसलिए आप जितना सोच सकते हैं जो दिख रहा है बस उतना ही का करते हैं, वो अपने आप आगे आपका अगर फ्रैक्शन के रूप में आएगा तो फिर वहां पर एलसीएम से गुना करिएगा तो वो सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब कहीं से भी शुरू हो जाइए। एक व्यक्ति अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, आधी मतलब 1/2, शेष का 2/3 भाग 3 बेटों को, तो बोले आधा का मतलब 1/2, यहाँ 2/3 है, 2 3 का एलसीएम 6 लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आधी संपत्ति पत्नी को, आधी संपत्ति पत्नी को, 6 का आधा 3 हो गया। अब आगे कह रहा है शेष का 2/3 भाग 3 बेटों को बराबर बराबर, तो अब बोलिए 3 बेटों को, तीनों बेटा का एक ही साथ लिख देते हैं, क्योंकि 3 पुत्र को तो पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र लिखेंगे तो ये रेशियो बड़ा दूर तक लिखना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही साथ लिख देते हैं। तो अब बोलिए 6 में से 3 तो समाप्त हो गया, बचा 3, 3 का 2/3 निकालिएगा, 3 का 2/3 इसका मतलब 2 ही हो जाएगा। अब आगे कह रहा है शेष अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दी, अब जो भी शेष बचा उसको 4 पुत्री में बराबर बराबर, तो 6 में से 3 2 5 समाप्त हो गया, बचा 1। अब प्रत्येक पुत्री का, तो 4 पुत्री को 1 रुपया, तो 1 पुत्री का तो 4 से भागा दे देंगे, क्योंकि 1 रुपया को 4 भाग में बांटना तो 4 से भाग। बोले 4 पुत्री को मिलाकर 1 है, प्रत्येक पुत्री को बराबर बराबर, यानी 6 गो पुत्री है उन सभी में 1 रुपया को बांटना है, तो अब 1 में 4 से भाग दे देंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4। बोले 3 पुत्र को मिलाकर है 2 रुपया, तो 1 पुत्र का तो 3 से भाग दीजिएगा, तो 2/3 2/3 2/3 इस तरह से हो जाएंगे। अब यहाँ कहना प्रत्येक पुत्री को 18,000 मिला, प्रत्येक पुत्री का तुलना प्रत्येक पुत्री से, तो सभी पुत्री को 1 है, प्रत्येक पुत्री, तो 4 पुत्री को 1 रुपया, तो 1 पुत्री का तो 1/4 निकालना है, प्रत्येक पुत्र का, तो सभी पुत्र को 2 रुपया, प्रत्येक पुत्र का, 3 पुत्र को 2 रुपया, तो 1 पुत्र का तो 2/3, मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, 3 से 18 कटेगा 6 बार, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 6 24, 24 दूनी 48 पर 3 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा 48,000। इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। अब आइए टाइप 3, चलिए देखते हैं। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, बस थोड़ा सा। अब ये मिक्स है, इसमें आपको अपने तरफ से दिमाग लगाना है, बहुत भारी नहीं है, बस सीख जाइए, हम सिखा रहे हैं, जरा अच्छे से समझिएगा, ध्यान देंगे। करा एक धनराशि को 3 भाई ABC में इस प्रकार बांटा गया कि पूरे धनराशि का 5/12 भाग A को प्राप्त हुआ। एक धनराशि को 3 भाई A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि पूरे धनराशि का 5/12 भाग A को प्राप्त हुआ। पूरे धनराशि में का लग गया, एक ही को भिन्न दिया हुआ है, अगर एक से अधिक रहा होता तो हरों का एलसीएम लेते, लेकिन एक ही को भिन्न दिया हुआ रहे तो सीधा का अथवा से का सहारा लीजिएगा। जब भी आपको फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे और आपको रेशियो लिखने की जरूरत पड़े तो एक ही को अगर भिन्न दिया हुआ रहे तो जिसमें का या से लगा हुआ रहेगा उसे हर मान लेंगे, दूसरा को अंश, इस तरह से रेशियो लिखेंगे। अगर एक से अधिक भिन्न अगर दिया हुआ रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो उसके लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेने के लिए बोले थे।
तो यहाँ पर एक ही को दिखाई दे रहा है, इसलिए आप का अथवा से का सहारा लीजिए। तो कह रहा पूरे धनराशि का 5/12 भागे को, पूरे धनराशि में का लग गया तो पूरा धनराशि हो जाएगा 12, जिसमें ए को मिल जाएगा 5। अब यहाँ जरा सीखना है, आगे कह रहा है तथा बी में उतना ही रुपया प्राप्त किया, यहां बी ने होगा, करा तथा बी ने उतना ही रुपया प्राप्त किया जितना ए और सी मिलकर। करा बी ने उतना ही रुपया प्राप्त किया जितना ए और सी मिलकर। अब जरा यहां सोचना पड़ेगा, कुल मिलाकर 3 ही भाई में बंटवारा करना है और कह रहा है कि बी ने उतना ही रुपया प्राप्त किया जितना ए और सी दोनों मिलाकर। इधर बी अकेले और इधर ए और सी दोनों मिला करके, मतलब बी अकेला और उधर ए और सी दोनों मिला करके ये दोनों आपस में बराबर बराबर है। कह रहा जितना बी ने प्राप्त किया उतना ही ए और सी ने प्राप्त किया, मतलब टोटल जितना भी धन है उसको 2 भाग में बांट दिया, एक भाग में बी अकेला और दूसरा भाग में ए और सी दोनों। करा बी ने जितना प्राप्त किया उतना ही ए और सी प्राप्त किया, मतलब टोटल जितना भी धन है उसको 2 भाग में बांट दीजिए, जिसमें एक भाग में बी अकेले ले लेगा और एक भाग में ए और सी दोनों मिलकर लेगा, तभी तो बी अकेला और उधर ए और सी दोनों मिलकर आपस में बराबर होगा। तो हम बोले टोटल को 2 भाग में बांटना है, जिसमें बी एक भाग में अकेला और दूसरा भाग में ए और सी दोनों मिलकर होगा। तो अब बोले टोटल धन है 12, तो 2 भाग में बांटिएगा बराबर बराबर, तो बोलिए 12 को 2 भाग में बांटेंगे 6-6, तो बी ले लेगा 6 और बाकी जो 6 बचा उसमें ए और सी दोनों होगा। तो बोलिए टोटल है 12 जिसमें बी ले लेगा 6 और बाकी जो 6 बचा ए और सी दोनों मिलकर। कहना बी ने उतना ही रुपया प्राप्त किया जितना ए और सी, तो बी 6 रुपया प्राप्त किया तो ए और सी भी 6 रुपया प्राप्त करेगा, जिसमें बोलिएगा ए ले लिया 5 तो सी के लिए 6 में से ए ले लिया 5, तब बोलिए सी के लिए बचा 1। या तो बोलिए टोटल है 12 जिसमें से 6 5 11 समाप्त हो गया तो बच गया 1। एक बार फिर से करा एक धनराशि को 3 भाई एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि पूरे धनराशि का 5/12 भाग ए को प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर एक ही को भिन्न दिया हुआ, इसलिए का अथवा से का सहारा लेंगे तो टोटल धन है 12 और 3 भाई के बीच में बांटना है। तो बोलिए पूरे धन का 5/12 भाग ए को, यानी ए का हो जाएगा 5। आगे कह रहा बी ने उतना ही रुपया प्राप्त किया जितना कि ए और सी मिलकर। बी ने उतना ही प्राप्त किया जितना ए और सी दोनों मिलकर, यानी एक तरफ बी अकेले और एक तरफ ए और सी दोनों मिलकर, ये दोनों आपस में बराबर बराबर होगा। तो हम बोले टोटल धन में से पहले बी आधा ले लेगा और आधा में ए और सी दोनों, तभी तो बी अकेला उधर ए और सी दोनों बराबर कहलाएगा। इसलिए 12 को 2 भाग में बांटिए तो ये 6-6 कहलाएगा। अब 6 में से बी को मिल गया 6 और बाकी जो बच गया 6 उसमें ए और सी दोनों है। बी ले लिया 6, बाकी जो 6 बचा जिसमें ए और सी दोनों है। अब उसके पहले वाला लाइन से क्लियर है कि ए लिया है 5, तो टोटल 6 में से ए ले लिया 5 तो सी के लिए बचा कितना 1। इस तरह से आपका रेशियो हो गया 5 6 1। तो इस तरह का रेशियो आप लिख दीजिएगा। तो इधर आपका जैसे तैसे है, आपको अपने तरफ से दिमाग लगाना है। एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटे गए हैं कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 5/11। कह रहा है कि एक धनराशि को पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 5/11। ये जो का लगा हुआ देखिएगा पी के साथ कि क्यू तथा आर के साथ, क्यू तथा आर के साथ, तो क्यू तथा आर मिलकर हो जाएगा 11, तो पी हो जाएगा 5।
अब आप कहेंगे कि यहाँ पर Q और R वाला को ऊपर क्यों लिख दिए, नीचे क्यों नहीं लिखे? तो प्यारे हम यहाँ पर PQR का रेशियो अकेला अकेला लिखना चाह रहे थे और ये एक साथ दिया हुआ है, इसलिए नीचे लिखते तो आपका जगह यहाँ समाप्त हो जाता। तो हम अकेला अकेला लिखने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ पर PQR का ही रेशियो पूछा जा रहा है, अकेला अकेला पूछ रहा है, इसलिए यहाँ Q और R साथ साथ था तो साइड में हम उसको लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, P है 5, Q और R मिलकर है 11, तो टोटल हो गया 11 5 16। अब जरा गौर करेंगे, टोटल हो गया 11 5 16, यहाँ 11 यहाँ 5, तो कुल हो गया 11 5 16। अब कह रहा है कि तथा Q ने उतना ही राशि प्राप्त किया जितना कि P तथा R दोनों मिलकर। कह रहा Q अकेले एक तरफ और एक तरफ P और R दोनों मिलाकर ये दोनों आपस में बराबर है। कह रहा Q अकेले और उधर P तथा R, यानी यहां भी टोटल को दो भाग में बांटना, जिसमें एक भाग में Q और दूसरे भाग में P और R होगा। तो आप जल्दी से दो भाग में बांटिएगा, 16 को दो भाग में बांटिएगा तो 8 8, जिसमें आपको Q ले लेगा 8 और बाकी P और R दोनों मिलकर होगा 8। अब देखिए यहाँ पर P और R में से P को मिल गया 5, तो R के लिए बचा कितना, तो ये दोनों मिलाकर है 8, जिसमें ये ले लिया 5, तो यहाँ बच जाएगा 3। या तो यहाँ से बोलिए ये दोनों मिलकर है 11, जिसमें Q ले लिया 8, तो R के लिए बचा कितना, 3। यहाँ से भी आप बोल सकते हैं इस तरह से 5 8 3। एक बार फिर से करा, एक धनराशि को PQR के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है, एक धनराशि को PQR के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 5/11 है। एक ही को भिन्न दिया हुआ तो का अथवा से का सहारा लेंगे। Q तथा R में का लग गया, Q तथा R होगा 11, तो P का रेशियो हो जाएगा 5। अब आगे कह रहा है Q ने उतना ही राशि प्राप्त किया जितना कि P तथा R दोनों मिलकर, यानी टोटल जितना धन है उसमें से Q एक तरफ और दूसरे तरफ P तथा R, यानी टोटल को दो भाग में बांटना, जिसमें एक भाग में Q और दूसरे भाग में P तथा R दोनों। तो आप बोलिए यहाँ पर 11 और 5 16, Q R मिलकर 11, P ले लिया 5, टोटल है 16, जिसमें से Q ले लेगा आधा। तो आप बोलिए 16 में से आधा 8 हो गया। अब 8 जो बचा उसमें P और R दोनों मिलकर है, तो 8 में से P ले लिया 5, तो R के लिए बचा 3। या तो बोलिए कि दोनों मिलकर है 11, जिसमें Q ले लिया 8, तो बोलिए इसके लिए बच जाएगा 3। इस तरह से आप रेशियो लिख दीजिएगा, तो 5 8 3 ये हो गया, ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लिखा 45,000 रुपया को 3 मित्रों में बांटा गया। पहला को इस राशि का 1/4वां भाग तथा शेष राशि को 2 मित्रों को बराबर भागों में बांटा। पहला तथा अन्य 2 की राशियों का अनुपात क्या? पहला तथा अन्य 2 का मतलब दूसरा तीसरा, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। रेशियो लिखना है तो निश्चित राशि से तो कोई मतलब है नहीं। करा 45,000 रुपये को 3 मित्रों में बांटा गया। पहला को इस राशि का 1/4वां, यानी टोटल राशि में का लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुल राशि हो जाएगा 4, तो पहला को मिल जाएगा 1, पहला को मिल जाएगा 1, टोटल है 4, जिसमें पहला को मिल गया 1। अब कह रहा है कि शेष राशि को 2 मित्रों को बराबर भागों में बांटा गया, तो बताएं कि पहले तथा 2 अन्य राशि का अनुपात क्या है। तो एक ही साथ लिखना है, पहला और इधर अन्य दोनों को, तो 4 में से 1 ये ले लिया तो इधर बच गया 3। अब इन दोनों को बराबर बराबर कहा था, लेकिन उसका कोई आगे जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसा पूछा नहीं जा रहा है। पूछा जाता तो बोलते इसका आधा 3/2 है, हो जाता 3/2, तीनों का पूछता फिर एलसीएम से गुना कर देते। फिलहाल 1 अनुपात 3, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है तथा शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है। एक से अधिक भिन्न आ गया तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो कुल हो गया आपका 20। अब कह रहा है कि एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग, एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग, तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो 5।
आगे कह रहा है तथा शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है, शेष का 1/5। तो अब बोलिएगा जरा, यहाँ पर 20 में से तो 5 समाप्त हो गया, बचा कितना? 15। 15 का 1/5 निकालेंगे तो 3, जल्दी से बोल दीजिएगा। तो अब ये 15 का 1/5 यानी हो गया 3। पुनः शेष राशि को, अब बोलिए यहाँ 5 3 8 समाप्त हो गया, तो 20 में से 8 समाप्त हो गया, तो बचा कितना? 12। अब शेष बचा हुआ है 12। अब इसमें से 5 3 8 इधर यूज हो गया, शेष बच गया 12। अब कह रहा है कि पुनः शेष राशि को उनके बीच 1:1, 1:1 का मतलब दोनों बराबर बराबर है। तो आप बोलिए या तो तुलना करिएगा, 1 1 2, पहला तो 1 से, दूसरा तो 1 से, तो 2 से 6 तो 6 हो गया, तो दूसरा का भी 6। लेकिन 1:1 का मतलब हमेशा ध्यान में रखिएगा, 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर, या कभी बराबर बराबर लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप बोलिएगा तुरंत डायरेक्ट 1:1। जैसे कहीं आधा आधा, आधा आधा का मतलब 1/2, 1/2 तो कटकर हो जाएगा 1:1। तो जब भी आधा आधा कहे, 1/3 कहे, तो वो तो कॉमन होके कट जाएगा, इसलिए बराबर बराबर यानी 1:1 लिखिएगा। यानी जब भी बराबर बराबर दिख जाए उसका मतलब 1:1, यानी 1:1 का मतलब भी बराबर बराबर, बात तो एक ही है। तो अब यहां पर कह रहा है कि शेष राशि को उसके बीच 1:1 के अनुपात में बांट दी जाती है। तो टोटल है 20, जिसमें से 5 3 8 कैंसिल हो गया, तो अब शेष बच गया 12। 12 में से आधा आधा यानी 6 6। तो अब 6 इसको भी मिल जाएगा, 6 इसको भी मिल जाएगा, तो अब आपका रेशियो हो जाएगा 6 5 11, 6 3 9, तो इधर हो गया 11:9। इस तरह से आप जल्दी से आंसर बोल दीजिएगा। नेक्स्ट, उसी तरह से अब इसको भी कर लीजिएगा, बन जाएगा। अब आइए लेवल 2। लेवल 2 में वहीं पर लेवल 1 में रेशियो इसको लिखे थे, इसमें निश्चित राशि दिया हुआ है, तो बस तुलना कर लीजिएगा, निकालना है उसको गुना कर लीजिएगा। ये भी उधर रेशियो लिखे हैं, वही चीज है, सिर्फ निश्चित राशि आ गया है, उसको तुलना कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये सब प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। अब आइए लेवल 3, ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है, इसमें सभी को हम बना देते हैं, ज्यादा नहीं, 3 4 5 प्रश्न होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेवल 3, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेंगे, अब बनने लगेगा, आपको दिक्कत नहीं। कह रहा है एक निश्चित धनराशि को 3 व्यक्तियों ए, बी एवं सी के मध्य वितरित की गई। आगे कह रहा है ए एवं बी को प्राप्त धनराशि का अनुपात, ए एवं बी को प्राप्त धनराशि का अनुपात 16:13 है। आगे कह रहा है सी ने ए एवं बी को प्राप्त धनराशि के अंतर का 8 गुनी धनराशि प्राप्त की। सी के बारे में कह रहा है ना कि ए एवं बी को प्राप्त धनराशि के अंतर का 8 गुना, तो इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का है, उससे 8 गुना सी प्राप्त किया, तो 3 गुने 8, तो ये हो जाएगा 24। अब जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर दीजिए। अब आगे कह रहा है ए एवं बी को प्राप्त धनराशि सी को प्राप्त धनराशि से 60 रुपया अधिक है। कह रहा है ए एवं बी को प्राप्त धनराशि सी से 60 रुपया अधिक है। यहां पर देखिए दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, तो 10 10 20 38 9 29, तो बोलिए इससे ये कितना अधिक है? 5 निकालना है, उसको जल्दी से गुना करिएगा। तो ए बी एवं सी के मध्य वितरित की गई कुल धनराशि ज्ञात की, यानी टोटल। तो बोलिए 20 10 30 10 40 36 9 4 13, यानी हो जाएगा 53। 5 से काटिएगा 12 बार, तो हो गया 12 3 36, 2 गो में, तो एक स्टेप और आगे बढ़िए। 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 5 60 और 3 63, तो हो जाएगा 636। तो आपका आंसर हो जाएगा 636। नेक्स्ट, जरा इसको देखेंगे। करा 500 रुपया को ए बी सी तथा डी के मध्य इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए तथा बी को एक साथ लिखा है 500 रुपया को, ये तो निश्चित राशि दिया हुआ है, 500 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए तथा बी को एक साथ
कह रहा है सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि से 3 गुना, इन दोनों को मिलाकर जितना मिलता है उससे 3 गुना है ए बी को। रफ पेपर में लिख दिए ताकि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना। कह रहा बी को जितना सी को मिला है उससे ये 4 गुना है। लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जरूरत किसका है, वहीं से शुरुआत करते हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड वाला को लिखते चले जाते हैं। इसलिए अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ सबसे पहला जरूरत किसका, इसलिए आगे भी और पढ़ते हैं। कह रहा बी को सी को मिलने वाली राशि से 4 गुना, सी को जितना मिलेगा उससे 4 गुना बी को। आगे कह रहा सी को डी के प्राप्त होने वाले रकम का 3/2। डी में का लग गया तो डी हो जाएगा 2, एक ही को भिन्न है तो का अथवा से का सहारा लीजिएगा। सी को डी के प्राप्त होने वाले रकम का 3/2, डी होगा 2 तो बोलिए सी हो जाएगा 3। अब इससे 4 गुना तो 3 चौ 12। अब बोलिए यहाँ पर सी और डी मिलाकर जितना है उसका 3 गुना ए और बी दोनों मिलाकर है, तो सी और डी दोनों मिलकर है 5, उससे 3 गुना ए और बी मिलकर, तो 5 से 3 गुना 15, ये दोनों मिलकर हो गया 15, जिसमें मालूम हो गया कि बी ले लिया 12 तो ए के लिए बचा कितना तो 3। इस तरह से अब सभी का रेशियो लिखा गया। अब जल्दी से आप बोलेंगे सभी का तुलना सभी से, 12 3 15 3 18 18 2 20, तो जल्दी से 20 से निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा तो बताएं ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ। ए का निकालना है तो ए का रेशियो से 3 से गुना। एक बार फिर से तो ये हो गया 25 3 75। एक बार फिर से, अब जल्दीबाजी में आप लिखिए। करा 500 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि से 3 गुना, ये दोनों को मिलाकर जितना मिलता उससे 3 गुना। अगर ये 1 के रेशियो में होगा तो ये 3 के रेशियो में होगा। आगे कह रहा है सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिले और बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना। कह रहा है बी को सी को मिलने वाली राशि से 4 गुना मिले। आगे कह रहा है सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का 3/2, तो डी होगा 3 तो ये 2 तो ये हो जाएगा 3, और इससे ये 4 गुना 12, और इससे ये 3 गुना तो ये दोनों मिलकर है 5, इससे 3 गुना हो जाएगा 5 3 15, 15 में ये ले लिया 3 2 5, 5 से तो ये हो गया 15, सॉरी यहाँ पर है 3 तो इसका 4 गुना, 4 3 12 है, ये 12 है। तो आप बोलिए 15 में ले लिया 12 तो इधर बच गया 3, तो इस तरह से अब जल्दी से टोटल का तुलना, टोटल से 12 3 15, 15 और 5 20 निकालना है उसको गुना। ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ तो जल्दी से 3 से, इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब जरा इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन आराम से हम समझा रहे हैं। इसको 2 तरीका से बतलाएंगे, जिसमें दूसरा तरीका बड़ा आसान लगेगा, पहला तरीका आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो हम दोनों चीज बतला देते हैं इसलिए कि आप एग्जाम में कहीं अटक ना जाएं अगर पूछे तो। लेकिन आज तक ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मतलब उससे नहीं है, हमें सिखाने से मतलब है। करा 32 नंबर प्रश्न में 72,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस तरह बांटा जाता है। लिखा है ए बी सी तथा डी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए तथा सी को, लिखा है ए तथा सी को बी और डी का 3/2, बी और डी का 3/2, बी डी में का लग गया तो बी डी होगा 2 तो बोलिए ए सी होगा 3। आगे कह रहा है बी को डी का 5/4, बी को डी का 5/4, डी में का लग गया डी होगा 4 तो बी होगा 5। आगे कह रहा है ए को सी का 3 गुना, कह रहा है ए को सी का 3 गुना, अगर सी को 1 तब बोलिए ए को मिल जाएगा 3। लेकिन यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते, पूछिए क्यों, जरा समझिएगा। यहां बोलिए बीडी का रेशियो आपका आया हुआ है, बीडी का बी है 5 और डी है 4,
और यहां से AC का लिखे AC। अब बोलिए यहाँ A है 3, C है 1। अब हम बोलेंगे कि आप ABCD का रेशियो आपको लिखने के लिए कहेंगे तो क्या एक साथ ये रेशियो लिखा पाएगा? नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ मीडिएटर नहीं है। और यहाँ पर आप कैसे डायरेक्ट लिख दिए, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो क्यों गड़बड़ हो गया और कैसे ठीक होगा जरा सीखिए। अब हम बोले कि यहाँ मीडिएटर है ही नहीं, इसलिए दोनों घरों के बीच में तो संबंध एक साथ जुड़ेगा ही नहीं। और यहां पर गलती से आप जोड़ दिए, सीधा लिख दिए C1 तो A3। अब यहां पर आपको समझना, हम कुछ बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। हम बोले कि यहाँ शुरू लाइन में लिखा हुआ है कि A तथा C को B और D का 3/2, तब BD होगा 2 तो A और C होगा 3, ये ठीक है। आगे कह रहा है B को D का 5/4, तो D है 4 तो B लिख दिए 5। आगे कह रहा है A को C का 3 गुना प्राप्त हुआ, A होगा 1 तो इससे 3 गुना, तो आप 3 लिख दिए। कहिएगा ये तो रेशियो हो ही रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी एक से अधिक भिन्न दिया हुआ रहता तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं। तो कहिएगा एलसीएम क्यों नहीं लिए, तो एलसीएम भी लिए, क्योंकि एलसीएम 4 2 का लेंगे तो वही 4 ही आएगा, और वही 4 लेके तो हम आगे बढ़ गए, जो हम बोले नहीं, लेकिन एलसीएम भी लीजिएगा तो बात वही आएगा। लेकिन यहां दिक्कत क्यों हुआ? दिक्कत इसलिए हुआ कि अब किसी एक का रेशियो आप लिख दे रहे थे एलसीएम लेकर, जिसका जरूरत है उसके अनुसार आप बढ़ जा रहे थे। तो अब एक का रेशियो लिखा गया, तो जब दूसरा का रेशियो लिखना रहता था तो उससे रिलेटेड लिखते थे। उसका 3/5 1/8 जो भी कहता था तो उससे रिलेटेड हम लोग निकालते थे, तो अगला रेशियो निकलता था। फिर उसका 3/8 1/5 2/4 जो भी कहता था तो फिर उससे रिलेटेड हो जाता था, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते चला जाता था, और इस तरह से सभी का रेशियो लिखते थे तो वो सही सही रेशियो लिखाता था। लेकिन यहाँ पर डी का रेशियो लिखा गया, उससे रिलेटेड बी है, बी भी लिखा गया, लेकिन ए और सी डायरेक्ट यहाँ आ गया। मेरा मतलब आप समझे, आपका गेट कोई नॉक किए, मतलब खटखटाए, आप गेट खोले, बाहर से 2 आदमी गेट पर खड़े थे, दोनों घर में घुस गए और बोलेंगे हम आपके रिलेटिव हैं, क्या आप मानने को तैयार हो जाएंगे? आप नहीं पहचान रहे तो पहले पूछेंगे कि आप कैसे हमारा रिलेटिव हैं, तो पहले आप गेट पर ही खड़ा रखेंगे, उसके बाद तर्क वितर्क करेंगे, और अगर वो बतला देंगे कि आप घुमा फिरा के अगर आप नहीं पहचान रहे तो बोलेंगे आपका पापा के नानी घर से रिलेटेड ऐसे वैसे करके, तो वो अपना तर्क वितर्क देंगे। तो आप समझ जाइएगा कि रिलेटिव हैं, तो फिर उन्हें घर में बैठाएंगे, स्वागत करेंगे, जो भी आपसे बनेगा वो आप करेंगे। तो हम बोले कि रिलेटेड रहेगा तभी आप उनको घर में आप स्वागत करेंगे, लेकिन वो रिलेटेड नहीं रहेंगे तो उनको थोड़ा सा घर से बाहर ही रख देंगे। तो आप ये नहीं कर सकते। यहां पर ए और सी आया और बोला कि हम आपके रिलेटिव हैं, घर में घुस गया, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले तर्क वितर्क करिए, वो बतलाएगा कि हाँ रिलेटिव है, तब ये संबंध जुड़ जाएगा, नहीं तो नहीं संबंध जुड़ेगा। तो अभी इसको बाहर ही रखिए, अभी इसको बाहर ही रखिए। करा ए को सी का 3 गुना, ए को सी का 3 गुना। अब जरा ध्यान दीजिए, ए को सी का 3 गुना। अब यहां पर देखते हैं कि रिलेटिव कैसे वो होता है, तो जरा गौर करिएगा, समझिएगा। हम बोले कि यहां पर B और D मिलकर टोटल हो जाएगा 5 4 9। B और D मिलकर होगा 5 4 9। और बोलिए A और C, तो बोलिए BD से रिलेटेड है AC। जब बोलिए BD 2 तो AC 3, और यहां BD है 4, 5 4 9। तो अब बोलिए BD इधर लिख देते हैं, BD आपका है 5 4 9, तो BD का तुलना BD से। अगर AC निकालिएगा तो BD से रिलेटेड होके AC निकल जाएगा, तो 3 से गुना यानी 27/2। अब हम बोले A और C जो 27/2 दिख रहा है, A और C दोनों मिलकर 27/2 दिख रहा है, वो BD से रिलेटेड होके आया है। और जब ये BD से रिलेटेड होकर AC निकला है, तो अब A को अलग और C को अलग करने का रास्ता दिया हुआ है। तो आप बोलिए A और C का तुलना AC से, यानी 3 1 4 से निकालना है। A का तो 3 से, अगर C का निकालना रहता तो 1 से, तो वैसे ही तुलना कर लीजिए। तो अब बोलिएगा
AC का तुलना AC से C निकालना है तो C का रेशियो 1 से। अब इसको सोल्व करिएगा तो आपका रेशियो सही सही निकलेगा और आंसर भी आपका सही सही निकलेगा। तो अब पहले सोल्व करते हैं। आप बोलिए जल्दी से, यहाँ पर 8 बट्टा में कुछ नहीं 1, 8 बट्टा में कुछ नहीं 1, तो बोलिए 8 1 8 1 का एलसीएम हो जाएगा 8। 8 से गुना करिए 8 8 कैंसिल तो ये 27 3 81। 8 से गुना करिए 8 5 6 40। 8 से गुना करिए 8 8 कैंसिल तो ये हो गया 27। 8 से गुना करिए तो 8 4 32। आप बोलिए 72,000 रुपया को ABCD में बांटा गया, यानी ABCD 72,000 रुपया आपका दिया हुआ है, जो सभी का टोटल दिया हुआ। टोटल का तुलना टोटल से 2 7 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 हासिल 1 4 4 2 6 4 10 8 18 निकालना है, उसको जल्दी से गुना करिए। तो B को मिलने वाली राशि क्या है, तो B का तो जल्दी से 40 से गुना कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 18 4 72 तो 4 4 16 पर ये 3 0 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया 16,000। लेकिन आपको इतना उलझन में नहीं पड़ना है। इतना उलझन में होकर करिएगा तो एग्जाम में आप खुद परेशान हो जाइएगा। इतना घुमा फिरा कर बात नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर दे रहे हैं। जरा आप सीखने का प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। यह बहुत ज्यादा जटिल हो गया तो ऐसे नहीं करिएगा। अब देखिए करिएगा कैसे, जरा सीखिए। करा 72,000 रुपया को, ध्यान देंगे बहुत आसान है। 72,000 रुपया को ABCD के बीच इस तरह बांटा जाता है कि A तथा C को B और D का 3/2। BD में कहा लग गया, BD 2 तो बोलिए AC हो जाएगा 3। आगे लिखा है B को D का 5/4, B को D का 5/4, D में कहा लग गया D 4 तो B हो गया 5। आगे लिखा है A को C का 3 गुना, लिखा है A को C का 3 गुना, अगर 1 तो ये 3। अब जरा रुक जाइए, पूछ रहा B को मिलने वाली राशि क्या, B का पूछा जा रहा है। अब यहां पर ध्यान देना, B का पूछा जा रहा है, समझिएगा थोड़ा। बोले इस घर से इस घर का संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग घर है, ये अलग घर है। दोनों का संबंध जोड़िएगा भी तो मीडिएटर यहाँ सेम रहता, तब उसको समान करते। यहाँ साथ साथ आया हुआ, इसलिए इन दोनों को समान नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से लिंक इसका जुड़ा हुआ नहीं है। ये दोनों का भी लिंक नहीं जुड़ा, ये अलग घर है, ये अलग घर है। उसी तरह से ये दोनों का भी रिलेशन नहीं जुड़ा हुआ, ये अलग घर है, ये अलग घर है। यानी ये अलग, ये अलग, ये अलग, किसी का किसी से संबंध जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है B का, लेकिन निश्चित राशि तो ABCD चारों का दिया हुआ है। आप बोलिए यहां पर ABCD, यहां ये चारों तो दिख रहा है, लेकिन इन चारों को जोड़ने का अधिकार नहीं है। हम बोले 5 4 9 3 12 1 13, चारों का तुलना चारों से यानी 13 से, ऐसा आप नहीं कर सकते। पूछिए क्यों, क्योंकि ये अलग घर है, ये अलग घर है, दोनों घर के बीच में संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने का अधिकार नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ नहीं सकते तो चारों का तुलना होगा नहीं। लेकिन यहां पर हम लोग जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये AC और ये BD एक साथ रेशियो दिया हुआ, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ABCD चारों का तुलना चारों से हो जाएगा। तब बोलिए 3 2 5 से। आप कहिएगा B पूछ रहा है तो इससे तो ये रिलेटेड है नहीं, इसलिए यहां 5 से आप गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग घर है, ये अलग घर है। तो अब ऐसा आप कर नहीं सकते हैं, तो आप करिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिए। अब हम बोले हमें B पूछ रहा है तो ऐसा तो कर सकते हैं ना कि 2 से गुना करिएगा तो BD निकल जाएगा। अब हम 2 से गुना किए तो BD निकल गया। अब बोलिए ये जब 2 से गुना किए तो ये BD का निश्चित राशि कहलाएगा, और जब ये निश्चित राशि कहलाएगा तो इस घर का इस घर से संबंध जुड़ा हुआ हो या तो ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब सीधा बोलेंगे कि ये BD का निश्चित राशि है, तो अब BD का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, इसलिए अब हम बोलेंगे BD का तुलना BD से, क्योंकि अब इस घर का अब इससे संबंध जुड़ा रहे या ना रहे, ये तो निश्चित राशि BD का निकल गया, तो अब BD का तुलना BD से, यानी जल्दी
जल्दी से 5 4 9 से करिएगा। अब बी निकालना है तो बी का रेशियो से अब देखिए आंसर वही आ जाएगा जो पहले आया था। तो इससे ये कट जाएगा 9 से 72 8 बार में, तो 8 दूनी 16 पर 3 शून्य, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,000। एक बार फिर से। अब सूरज ऐसा परेशान नहीं होना, लिखा हुआ 72,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2, BD में कहा लग गया 2 तो ये हो जाएगा 3। आगे कह रहा है बी को डी का 5/4, बी को डी का 5/4, डी होगा 4 तो बी हो जाएगा 5। आगे कह रहा है ए को सी का 3 गुना, ए को सी का 3 गुना अगर 1 तो ये होगा 3। तो ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। लेकिन निश्चित राशि यहाँ चारों का है तो इन सबको जोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी एक साथ दिया हुआ तो 3 2 5। अब हम बोले कि बी का निकालना है, अगर ए या तो सी का निकालना होता तो यहां पर 3 से गुना करते, बी या डी का निकालना है तो हम 2 से गुना कर लेंगे। तो ये निश्चित राशि आपका कहलाएगा बीडी का। अब बीडी का निश्चित राशि है तो इस घर का इससे संबंध जुड़ा रहे या ना रहे, हमें तो निश्चित राशि चाहिए और बीडी का निश्चित राशि है, बीडी का यहाँ रेशियो है तो बीडी का तुलना बीडी से यानी 9 से। अब आपको निकालना है बी का तो बी से गुना कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 9 से 72 8 बार में तो 8 दूनी 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,000। इस तरह से आप आंसर बोल दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट, चलिए ये लास्ट है, जरा सीखते हैं देखते हैं। करा कुछ चॉकलेट 4 दोस्तों ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि करा कुछ चॉकलेट 4 दोस्तों ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए द्वारा प्राप्त चॉकलेट और सी द्वारा प्राप्त चॉकलेट का क्रमशः अनुपात है। ए द्वारा प्राप्त चॉकलेट और सी द्वारा प्राप्त चॉकलेट का अनुपात दिया हुआ 7:9। आगे कह रहा है, बस रेशियो हो गया खत्म, अब आगे जो भी है निश्चित राशि है। कह रहा है बी को ए से 29 रुपया अधिक, कह रहा ना बी को ए से 29 रुपया अधिक, कह रहा बी को ए से 29 रुपया अधिक हुई। अब बोलिए यहाँ पर ए बी का वहां पर आपका दिया हुआ अंतर, यहाँ ए बी का तो रेशियो है नहीं इसलिए तुलना हो नहीं सकता, तो ज्ञात भी नहीं होगा। जब तुलना ही नहीं होगा, जो दिया रहता उसका तुलना उससे निकालना उसको गुना, तो निश्चित राशि यहाँ तुलना ही नहीं हो पाएगा, तो गुना होने की बात ही नहीं है, तो मामला बिगड़ गया। आगे पढ़ के देखते हैं। आगे कह रहा है कि डी को सी से, करा डी को सी से 33 अधिक चॉकलेट प्राप्त हुआ। इधर लिखते हैं डी है, करा डी को सी से 33 अधिक चॉकलेट मिला प्राप्त हुआ। आगे कह रहा बी को सी से 15 चॉकलेट अधिक, बी को सी से 15 चॉकलेट अधिक, लिखा बी को सी से 15 चॉकलेट अधिक मिली, तो डी को कितना चॉकलेट मिला? आपसे डी का पूछा जा रहा है, डी को कितना चॉकलेट मिला। अब बोलिए यहाँ पर रेशियो है एसी का, और एसी का निश्चित राशि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ रेशियो एसी का है और निश्चित राशि ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो वहां है। अब आपको निश्चित राशि अपने से ए और सी में बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम दिमाग लगा रहे हैं, जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है ए और सी का हमें निश्चित राशि चाहिए, ए और सी से संबंधित, अब इन दोनों का जोगफल रहे, अंतर रहे, चाहे जो भी रहे, आप ए और सी से संबंधित निश्चित राशि ढूंढिएगा, तो फिर इसका तुलना इससे निकालना, उसको गुना कर पाइएगा। तो अब देखिए इसमें ए है परंतु सी नहीं, बोले इसमें सी है परंतु ए नहीं, यहां पर आपका बी और सी है। तो अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ेंगे तो कोई भी मीडिएटर है ही नहीं,
इसमें ए बी है, इसमें सी डी है, दोनों अलग अलग है। इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ेंगे तो संबंध जुड़ेगा, तो सी सी दोनों यहाँ पर, तो बी सी डी एक साथ संबंधित हो जाएगा। और यहाँ रेशियो में ए सी नाम आया हुआ, बी सी डी नहीं है, इसलिए इन दोनों में तो संबंध जुड़ा ही नहीं। इन दोनों के बीच में संबंध जुड़ेगा, लेकिन ए और सी हमें पता नहीं चल पाएगा, उसमें सी है ही, सॉरी सी है लेकिन ए है ही नहीं। अब इन दोनों के बीच में संबंध जोड़िएगा तो आपका काम सेट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी और यहाँ ए सी से रिलेटेड रेशियो है, तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए हम कैसे करते हैं। बोलिए ए से बी 29 ज्यादा है, यानी कह सकते हैं कि बी से ए 29 कम है। बोलिए बी से ए 29 कम है और बी से सी 15 कम है। सी से बी 15 ज्यादा, यानी बी से सी 15 कम। अब ध्यान दीजिएगा, बी से ए 29 कम और बी से सी 15 कम। बी से सी मात्र 15 कम है, बी से सी मात्र 15 कम है, तो ये बोलेंगे 15। बोलिए बी से ए 29 कम और बी से सी 15 कम, तो यहां से यहां तक 29, जिसमें यहां तक 15, तो यहां तक कितना? हम बोले यहां से यहां 29, यहां तक 15, तो यहां तक कितना? तो यहां से यहां 29 है, यहां तक 15, यहां शेष बच गया 14। अब हम बोलेंगे कि सी और ए का अंतर हो गया 14 का, सी और ए का अंतर हो गया 14 का। यहां पर बोलिए सी और ए का अंतर है 2 का। अब जो भी निकालना उसको गुना, डी का निकालना, तो डी का रेशियो है नहीं, तो अब सोचिए कि कैसे हम डी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सोचते हैं, अगर ए निकालेंगे तो 7 से गुना, और ए है लेकिन इसमें डी है ही नहीं। अगर हम सी निकाल लेते हैं तो 9 से गुना करेंगे, तो सी से डी है जो 33 ज्यादा, तो सी निकल जाएगा, उसमें हम 33 जोड़ देंगे तो डी कहलाएगा। इसलिए जल्दी से हम 9 से गुना कर दिए, तो 9 से गुना कर दिए तो सी निकल गया, और डी है जो सी से 33 ज्यादा, तो इसमें 33 जोड़ देंगे तो यह आपका डी निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 2 से 7 बार 9 7 63, 63 और 33, तो 63 3 66, 66 और 30, तो ये हो जाएगा 96। तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से 96। तो ये आपका हो गया। तो ये सेक्शन बी आज समाप्त हो गया। अगले क्लास में सेक्शन सी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर समाप्त हो गया। लास्ट में मिसलेनियस के रूप में सेक्शन बी से रिलेटेड देंगे, जो और भी बहुत जबरदस्त रहेगा। अभी आप रूल सीख रहे हैं, फिर सारा रूल एक साथ मिक्स होकर आने लगेगा क्वेश्चन, तो उस तरह का चीज फिर लास्ट में मिसलेनियस के रूप में देंगे। तो फिर आगे फिलहाल अभी सेक्शन सी की ओर बढ़ेंगे अगले क्लास में। तो सेक्शन ए और बी आप पढ़ लिए, तो एक बार घर पर पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी का जितने भी होमवर्क गया हुआ है वो सारा होमवर्क एक बार आप फिर से पूरा कर लीजिए। फिर अगला क्लास में हम लोग सेक्शन सी पर आएंगे, और सेक्शन सी एक दिन में समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाएगा, लेकिन एक दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर एक दिन सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई में 2 से 3 दिन लगेगा, तो फिर ये कैलकुलेशन खत्म। उसके बाद कंडीशन आएगा रेशियो से रिलेटेड। तो फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। बस सीखते रहिए और होमवर्क अवश्य पूरा करिएगा, और संभव हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा।